हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और काफ़ी दिनों के बाद आपसे लोगों से मुलाकात हो पा रही है। थोड़ा बीच में हम लोग भी बिज़ी थे और इसकी वजह से डिलेज़ हो गए। अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा डिले ना हो और क्या होता है बहुत बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फिर एक बार सडन ब्रेक लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं और हम लोग भी थोड़े कभी-कभी आलसी भी हो जाते हैं, तो शायद बहुत सारे कारण इकट्ठे हो गए इस बार। तो आगे आने वाले समय में ऐसा कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ना हो। खैर, इतने दिनों में काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें हो गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे और वापस से हम रिमाइंड कराएँगे। और खैर हमारा तो ये प्रोफ़ेशन ही है, बीमारियों का इलाज करना, बीमारियों के साथ लगे रहना। लेकिन आप लोगों का कट ऑफ हो जाना दिक्कत हो सकता है, तो आइंदा से ऐसा हम कोशिश करेंगे ना हो। खैर, थिंग्स अपार्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह होता है और हर जगह इसके मरीज़ हैं और बहुत सारी बीमारियों का इंडिकेशन भी है, बहुत सारे रिस्क चीज़ का इंडिकेशन है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज अपन आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जी सर, आज जो है वो हम जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और लगभग सभी को इसके बारे में काफ़ी हद तक पता है। लेकिन हम कुछ नई चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना चाहती हूँ कि आप लोग को अगर पता लग जाए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और उसका जो प्योर कॉज है वो आपको पता लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई डिजीज नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रखा होता है, तो हमको समझ नहीं आता हमें क्या करना है, क्या करें, कहाँ से इलाज कराएं, कहाँ से हम चेकअप कराएं, किस तरह का चेकअप हो। तो वो सारा कुछ आज डॉक्टर संदीप शर्मा आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तब भी आपको कैसे पता लगाना है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और वो क्यों होता है एक्चुअल में। तो सारी चीजें आज सर आपको अच्छे से समझा देंगे। तो सर, ओवर टू यू। तो चलिए आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है कि आज के डेट में अगर आप फिजिशियन के पास जाएँगे तो वो आपको कंसीडर करके चलता है कि अगर आप 40-45 के ऊपर हो रहे हैं तो हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। मतलब ये इतना कॉमन हो चुका है कि ब्लड प्रेशर होना ये कॉमन ही है, मतलब वो मान के चलता है कि हाँ, ये होगा ही होगा। और कई बार पेशेंट परेशान तब हो जाता है कि वो सब कुछ तो ठीक था, उसको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, ईसीजी करा लिया तब भी नॉर्मल है, टीएमटी करा लिया तब भी नॉर्मल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और हार्ट की दवाई खाना पड़ रहा है मजबूरी में ब्लड प्रेशर में। तो यहाँ पे मैं कुछ आज उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि कैसे हार्ट में कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे कौन से कारण या ऐसे कौन सा कंडीशन हो सकता है कि बिना हार्ट के बीमारी के ब्लड प्रेशर बढ़ जाए? तो ऐसे 3 कारण हैं। तीनों को इत्मीनान से और आराम से समझेंगे, क्योंकि एक हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस चीज़ से और या इन चीज़ों से जूझ रहे हों, जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा डाइट में नमक खाने की आदत। अब मैं आदत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या है कि अगर जैसे आपको एक बार ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ गई तो आपका जो जीभ है, जो टंग है, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी नमक खाने के लिए वो अपना जो सेंसिटिविटी है उसको कम कर लेता है, ताकि आप जो बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं वो नॉर्मल लगने लगे। तो कई बार बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की हैबिट्स में क्या होता है, हमारा जो टंग है, हमारा जो जीभ है, वो हाई सॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता और लो सॉल्ट में भी हमको वो ऐसा फील कराता है जैसे हम एक नॉर्मल मात्रा में नमक खा रहे हैं। तो हो सकता है आप इस साइकिल में फँस गए हों और उसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा हो। क्योंकि क्या होता है, एक सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जब हम लोग मेडिकल स्कूल में होते हैं, उसका कहते हैं वाटर फॉलो सॉल्ट, मतलब जहाँ नमक होगा पानी वहीं जाएगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाने के आदी हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है और टोटल ओवरऑल जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है या उच्च रक्तचाप हो सकता है, राइट? अब 2 और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिनके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और जिनका हार्ट के बीमारी से कोई लेना-देना नहीं है। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं किडनी का बीमारी। किडनी के बीमारी होने के वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि जब हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसको कितना होगा, इसको डिसीजन लेना अकेला हार्ट का काम नहीं है।
2 और ऐसी जगहें हैं जहां से ये डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होगा। उनमें से एक है किडनी, दूसरा है लंग्स। लंग्स, किडनी और हार्ट तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होगा। लेकिन चूंकि अब हम इतने सालों से ब्लड प्रेशर का रिलेशन सीधे कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट के डॉक्टर से करते आ रहे हैं कि किडनी का और लंग्स का तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगता। हमको लगता है अरे किडनी और लंग्स का क्या रिलेशन होगा ब्लड प्रेशर से। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ईसीजी भी नॉर्मल है, हार्ट की कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपका किडनी खराब है, आप किडनी खराब होना, एक होता है एक्यूट किडनी प्रॉब्लम, एक होता है क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम। एक्यूट किडनी प्रॉब्लम मतलब हो सकता है आपको बहुत हाईवी अमाउंट में पेन किलर चल रहे हो, उसकी वजह से अचानक किडनी में इश्यू आ जाए, उसको कहते हैं एक्यूट। मतलब अचानक सडन जो चीज होती है उसको चिकित्सा की भाषा में एक्यूट कहते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट जो भी चीज एकदम इंस्टेंट होती है उसको एक्यूट करते हैं। तो हो सकता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट है या फिर कोई ऐसे केमिकल्स हमने ले लिए, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म हो या टॉक्सिन के फॉर्म हो, अगर आपके अंदर चला गया और किडनी को वो इफेक्ट कर रहा है, उस वजह से आपका सडन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और चेकअप करने पे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है। ये हो गया एक्यूट। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से किडनी का बीमारी चला आ रहा हो। अगर आप डायबिटिक हैं, उसके वजह से चाहे किडनी खराब हो गया हो, या फिर आपका इन्फेक्शन की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी कारण से अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर बार बार हार्ट का चेकअप कराने कुछ भी नहीं आ रहा है, तो किडनी का चेकअप, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रेटिनिन और प्रोटीन क्या है उसका भी चेकअप कराना जरूरी है, ताकि ये पता चल जाए, ऐसा ना हो कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और हमारा उधर ध्यान ही ना जा रहा हो। ये है दूसरा हमारे शरीर का ऑर्गन जिसमें खराबी होने की वजह से हमारे को ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब आते हैं तीसरा ऑर्गन है हमारा लंग्स। हमारे लंग्स, जो हमारा लंग्स है वो भी डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होगा। लंग्स लंग्स का ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमारे एक्चुअली में ब्लड प्रेशर जो है वो खून की प्रवाह जो हमारे शरीर में बह रही है उसका एक्चुअली में अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है ऑक्सीजन पहुंचाना। मान के चलिए आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है अगर वो नहीं हो रहा है, तब हमारा लंग्स हार्ट को सिग्नल देगा कि जल्दी जल्दी खून को बढ़ाओ और जल्दी जल्दी पंप करो। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक्चुअली ये तो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन मान के चलिए ऐसा हमारे लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से हो। मान लीजिए ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, सबके लिए हवा बराबर है, मगर आप अगर स्मोकर हैं, अगर आपको टीबी है या फिर आपको लंग्स में इन्फेक्शन है या फिर किसी भी वजह से आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के द्वारा जो आदान प्रदान होता है अगर उसमें दिक्कत आएगी, उसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर लंग्स का चेकअप कराने में, किडनी का चेकअप कराने में कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो हमको लंग्स का जांच भी कराना, उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हो सकता है बीमारी कहीं और हो और उसका असर कहीं और हो और हम चेकअप कुछ और करा रहे हो। तो अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनको बोला अरे आपको तो कुछ भी नहीं है फिर भी ब्लड बढ़ा, तो उसको आप बोल देते हैं हो गया भाई, ये उम्र की वजह से है, जेनेटिक्स की वजह से, कई बार उस डायरेक्शन में अपन चले जाते हैं। तो हार्ट का बीमारी के वजह से अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो किडनी के तरफ हम जाएंगे और लंग्स की तरफ जाएंगे। अब लंग्स में ऐसी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है जहां पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? लंग्स में हो सकता है आपको एम्फाइमा हो जाए, आपके लंग्स में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए और लंग्स में ऑक्सीजन, उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है, उसका जो सॉफ्टनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके वजह से भी लंग्स में एक्सचेंज में प्रॉब्लम जाएगी और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप स्मोकर है, स्मोकर वाले के लिए तो दो धारी तलवार है, वो तो लंग्स भी खराब करता है और हार्ट भी खराब करता है। तो उनका तो बहुत सारा चांस क्या होता है, दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए उन लोगों का बहुत सारा अलग अलग दवाई चलता है। फिर वो लोग डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अरे डॉक्टर तो भर के दवाई दे दिया। तो यहाँ पे शायद आपका भी गलती जो है अभी से सुधार लेना ज्यादा बेटर है, इंस्टेड बाद में जाके 10-15 दवाइयां खाना। तीसरा हो सकता है आपको लंग्स इन्फेक्शन हो जाए। जैसे मान के चलिए आपको लंग्स इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए आप जो सीजन चेंज होता है उनमें बहुत जल्दी आपका इम्यूनिटी वीक है, आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो मान के चलिए जैसे आप 60-65 के हो गए और आपका इम्यूनिटी वीक है और आपको कफिंग या फिर मौसम के बदलने से हो गया, तो उस समय भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो उस समय भी जो आपकी दवा चल रही है उसका डोज ऊपर नीचे करना पड़ सकता है।
ये 3 कारण हैं मेजर जिनके वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और डायग्नोसिस कुछ और चल रहा होता है और एक ही शब्द निकल के आता है, पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सब कुछ तो हार्ट का चेकअप करा लिया फिर भी नॉर्मल था। तो ये 2 और कल्प्रिट हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये किडनी है। किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। कई बार उस ग्लैंड में ट्यूमर होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये वाला चीज़ है, ये एक्सपर्ट जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट है उस पे इसको रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर वो एक्सपर्ट डॉक्टर है तो रूल आउट कर लेगा कि हाँ, इसकी वजह से है। अगर नॉर्मल फिजिशियन है तो शायद उसको रूल आउट करने में दिक्कत जाएगी, अपना एड्रिनल ग्लैंड है उसमें भी ट्यूमर की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। आखिरी वाला जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, वो बहुत मुझे हो सकता है 1000 में 1% हो इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। तो आज ब्लड प्रेशर का जो है डीप में अपन ने बात करी है और सर ये है कुछ हाँ। मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने बताया कि लंग्स में हो सकता है प्रॉब्लम या किडनी में हो सकती है प्रॉब्लम। खैर लंग्स के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसका तो चेकअप और ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। बट मैंने सुना है कि किडनी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हम क्या नेचुरल वे से इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, किडनी को मेंटेन या क्लीन कर सकते हैं? एक्चुअली क्या हो रहा है आज के डेट में ना चीज़ों को ना ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। इतना आसान है नहीं। चक्कर क्या होता है वो बोलते हैं ना सरल भाषा में समझाइए, सरल भाषा में समझाइए, उसमें क्या उतना ज़्यादा सरल कर दिया जितना सरल है ही नहीं। एक्चुअली ये वर्ड ही गलत है। हमको समझना पड़ेगा किडनी की कौन-सी बीमारी। मान के चलिए आपको मेडिसिन जो पेन किलर है उसकी वजह से किडनी डैमेज हो गई। उसमें तो साफ करने का कुछ है ही नहीं। वो तो टिश्यू डैमेज हो गया, राइट? हो सकता है आपका जो ब्लड वेसल है, खून की नलियाँ हैं, उसमें डिपॉज़िट्स हो गए। तो ये बोलते हैं ना आपके में टॉक्सिन भर गया है, वो सिर्फ़ एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है आपने कुछ ऐसे मेडिसिन खा लिया हो और वो तुरंत हो गया हो, उस समय उसको डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। वो सिर्फ़ एक कंडीशन है, लेकिन किडनी में ऐसे 4-5 कंडीशन हो सकता है। हो सकता है आपको जो किडनी है उसका जो टिश्यू है, वो टिश्यू ही डेड हो गया हो। वहाँ पे जो खून सप्लाई थी वही बंद हो गई हो किडनी में। तो ये जो बोलते हैं ना केवल डिटॉक्सिफाई कर देना ये सिर्फ़ एक बीमारी का इलाज हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन हो सकता है ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ़ एक ही बीमारी हो और टॉक्सिन की वज़ह से आपका किडनी खराब हो गया हो। आप लंबे समय से जो है आपका कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसकी वज़ह से भी किडनी खराब हो सकता है। उसमें डिटॉक्सिफिकेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ठीक? अगर आपको डायबिटीज़ है, तो शुगर की वज़ह से जो उसकी जो खून की नलियाँ हैं किडनी की, वो खराब हो सकती है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, अगर टॉक्सिन की वज़ह से डैमेज हुआ होगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं चिलेशन। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, ये लेमैन वर्ड है, मतलब आम जनता लोगों का लोकल वर्ड है। एक्चुअल वर्ड होता है, इसको बोलते हैं चिलेशन। अगर टॉक्सिन आपकी किडनी में हो गया होगा, तो उसको साफ करने वाला जो एंटी टॉक्सिन जिसको कहेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। तो चिलेशन करके हम उस टॉक्सिन को हटा देंगे, तो किडनी काम करने लगेगा। ये एक प्रकार के किडनी की बीमारी के इलाज के लिए है। हर बीमारी पे आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर देंगे, ठीक है? मान के चलिए उसका किडनी जो है, उसका टिश्यू डैमेज हो गया, मर गया, तो अब आप क्या करेंगे? उसमें क्या डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे? उसमें तो वो किडनी खराब हो गया है, यानी उसका पार्ट टिश्यू ही डेड हो गया। तो इसमें समझना पड़ेगा, एक होता सिम्प्लीफाई करके समझाना, एक होता ओवर सिम्प्लीफाई करके समझा देना कि नहीं बस एक ही चीज़ होता है। तो हमको समझना पड़ेगा मेरे मुर्गे की एक टंग वाली सिर्फ़ एक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, मल्टीपल बीमारी है। ज़्यादातर लोगों को जो बीमारी होती है ना, उनमें से जो 80% जो बीमारी है, उसमें से वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले होते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होना मतलब लंबे समय तक हमारे खाने-पीने के गड़बड़ी की वजह से जो होता है, उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसमें से ज़्यादातर लोगों को जो डायबिटीज़ है, उनको ज़्यादातर चांस है कि आने वाले समय में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत पहले से है। अब वो इंतज़ार करेगा चूँकि अब मेरा किडनी खराब हो जाएगा, तो फिर उस समय मैं डिटॉक्स कर लूँगा, तो आप गलतफ़हमी में हैं, तब नहीं होगा। तब तो फिर लंबे समय का हमको डायबिटीज़ का इलाज करना पड़ेगा और जो क बाकी खाने-पीने में भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस गलतफ़हमी में हैं कि ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कुछ निकाल के अपना टॉक्सिन हटा लूँगा, तो शायद तब लेट हो जाए, तब आपका ये जो गलतफ़हमी जो है अभी से दूर कर लीजिए और अभी से ही अपने किडनी का ध्यान रखना मतलब शुगर कंट्रोल करके रखना, इनडायरेक्टली किडनी का ध्यान रखना ही है।
ओके सर, एक और सवाल मेरा है कि आपने बोला कि भई बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं किडनी फेलियर के या किडनी खराब होने के, डिज़ीज़ होने के। तो अगर हम इसको प्रिवेंशन के रूप में अगर लें तो मैं जानना चाहूँगी कि प्रिवेंशन ये बीमारी ना हो, किडनी को कोई ट्रबल ना हो, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए किस तरह के फूड हैबिट को हमें अपनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको जो चिकित्सा भाषा में ये जो प्रिवेंशन है ना, इसे कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस मतलब बीमारी होने से पहले उसको बचाव करने को ही प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो हमारी ऐसी क्या है, तो हमको देखना पड़ेगा ज़्यादातर किडनी की बीमारी क्या होती है? तो ज़्यादातर जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं, वो होती हैं हमारे डाइट और लाइफ़स्टाइल की वजह से, ठीक? अचानक किडनी खराब हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है आप किसी का मेडिसिन खा रहे हो, उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए। अब साइड इफ़ेक्ट हाँ, होगा ही होगा, वो कोई गारंटी नहीं है। कौन-सा पेशेंट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, नो वन नो। तो हम उसको एक साइड कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो किडनी की बीमारियाँ हो रही हैं, वो हो रही हैं ऐसे खाने की वजह से जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और शुगर, ईज़ी अवेलेबल शुगर, ईज़ी अब्सॉर्बेबल शुगर ज़्यादा होता है। ऐसे खाने से किडनी का खराब होता है, उससे ना केवल किडनी खराब होता है, उससे जो है जो हमारा ब्लड प्रेशर, जो हार्ट है, वो भी उसी से खराब होता है। तो कुल मिला के एक प्रकार से जो-जो चीज़ें हार्ट की बीमारी के लिए जो एहतियात बरतना है, जो-जो इंस्ट्रक्शंस हैं, करीबन-करीबन वही इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं? किडनी के लिए। बस किडनी के लिए 2-3 चीज़ इंस्ट्रक्शन और हो जाती है कि हमको जो वाटर जो ड्रिंकिंग पानी पीना है, वो ज़्यादा रखना है। गर्मी के दिनों में हम लोगों को थर्स्ट होता है तो पी लेते हैं। ठंडी के दिनों में क्या होता है हमको प्यास ही नहीं लगती, फीलिंग ही नहीं आती, तो उस समय ठंडी के दिन में ही डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा जो वाटर का जो हमारा कंटेंट है, तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ 8 गिलास पानी पीना, मतलब 1-1 पाव के 8 गिलास पानी, मतलब 2 लीटर पानी पीने की करीबन हैबिट डालिए। गर्मी में हो सकता है आधा लीटर बढ़ जाए, ठंडी में हो सकता है आधा लीटर कम हो जाए। तो एक वाटर का जो इंटेक है वो प्रॉपर हाइड्रेट रहना ज़रूरी है किडनी वेल फंक्शन करने के लिए। दूसरा जो-जो हार्ट के लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बचाव के लिए, करीबन-करीबन वही इंस्ट्रक्शंस किडनी के लिए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएँ जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, मतलब तेल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड आपके किडनी के लिए भी रिस्क फैक्टर है और आपके हार्ट के लिए भी रिस्क फैक्टर है। तो वो एक एहतियात बरतिए, ज़्यादा तेल वाला चीज़ें मत खाइए। दूसरा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल एक सिंपल फंडा है, जो भी जानवरों से आने वाला चीज़ है उसमें कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है। अगर आप उससे एहतियात बरतेंगे, उसको नहीं खाएँगे या फिर उसमें कमी रखेंगे, तो वो इनडायरेक्टली आपकी किडनी के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो एक तीर से 2-3 निशाने एक साथ लग रहे हैं। तो ये ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो हार्ट और किडनी दोनों को फ़ील करते हैं। दूसरा एक किडनी के लिए और स्पेशल हो जाता है अगर आप लंबे समय तक पेन किलर खा रहे हैं। वो एक रिस्क फैक्टर है जो डायरेक्ट किडनी खराब करने में उसका रोल है। तो ये हेवी कंजम्पशन ऑफ पेन किलर्स ये खराब है। दूसरा लंबे समय तक कोई भी बीमारी का दवाई अगर चलेगा तो वो किडनी के लिए रिस्क फैक्टर है। अब इसको हो सकता है कुछ के लिए अनअवॉइडेबल हो कि मजबूरी है दवाई खाना, ऐसी स्थिति पहुँच गई कि दवाई खानी खाना है या फिर हमारा इलाज का पद्धति ऐसा है कि उसमें मजबूरी है क्योंकि दूसरा कोई डॉक्टर आपके पास आया नहीं या फिर आप वो चिकित्सा सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, तो मजबूरी है आपकी दवाई से अपना इलाज कराना। तो कोई भी दवा खाएँगे तो किडनी के ऊपर लोड जाता ही है क्योंकि अल्टीमेटली वो दवाई जो है फ़िल्टर होके किडनी के थ्रू ही जाएगा और किडनी के थ्रू जाएगा तो किडनी को डैमेज करता हुआ जाएगा। तो ये किडनी के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो सकता है अगर लंबे समय तक आप दवा कोई भी बीमारी का खा रहे हैं क्रोनिक डिज़ीज़ में, तो आपके ऊपर हमेशा किडनी खराब होने का या किडनी के डैमेज होने का रिस्क बना रहता है। जी। सर, जब किडनी की बात हुई है तो लंग्स को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए भी कुछ सजेशन दे दीजिए और एक 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 ऐसी भी चीज़ होती है सर कि जैसे हम मान लो मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, बट मेरे हस्बैंड सिगरेट पीते हैं, तो मेरे को भी उतना ही रिस्क होगा अगर वो स्मोक कर रहे हैं और मैं उनके आस-पास हूँ, तो मुझे भी उतना ही रिस्क हो सकता है लंग्स ये इन्फेक्शन होने का? नहीं, नहीं। देखिए, बिल्कुल ये सही है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है, जो सिगरेट कंपनीज़ है ना, ये लोग इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं, वो आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आप जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं ना, तो ऐसा कोई ख़ास बचाव नहीं हो रहा है, इसलिए आप भी पी लो। समझ रहे हैं ना? वो एक्चुअली उनका ये इतना शानदार मार्केटिंग टैक्टिक्स है। नो डाउट आपके हस्बैंड पी रहे हैं, तो आपके ऊपर भी वहाँ जो रूम पे स्मोक होगा, वो आपके अंदर भी चला जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट मुँह पे लगा के स्मोक जो इन्हेल करते हैं आप, उसकी इंटेंसिटी आपके बगल वाले की इंटेंसिटी से 6 से 7 गुना ज़्यादा है, हुँ, ठीक? क्योंकि वो डायरेक्ट इन्हेल कर रहा है। तो सीधी हुँ, बात है आप तो जो हवा में डाइल्यूट होके आए वो है, दूसरा
आप जब उनके पास रहेंगे तब जाके वो स्मोक आएगा, अदरवाइज वो बाहर जाके जो कंटिन्यूअस फूक रहे हैं तो आपके उनके बीच में 100 गुने का डिफरेंस है, तो नो डाउट रिस्क है। लेकिन जो डायरेक्ट इनहेल कर रहा है उससे उसका रिस्क 10 गुना आपसे ज्यादा है। जो आप स्मोक कर रहे हैं उसको पैसिव स्मोकिंग या फिर सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। नो डाउट उसमें भी लंग्स का इन्फेक्शन वो रिस्क है, मगर जो डायरेक्ट ले रहा है उसका रिस्क ज्यादा है। दूसरा बात आप एक चीज और देखिएगा, जो स्मोकिंग कर रहा है ज्यादातर टाइम हमेशा उसके साथ एक और उसकी और भी बैड हैबिट होगी। अकेला स्मोकिंग नहीं करता होगा वो, अल्कोहल भी लेता होगा और बाकी फूड हैबिट्स भी उसकी खराब होगी, उसकी लाइफस्टाइल भी खराब होगी। तो ऐसा देखा जाता है जनरली, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में चलो हस्बैंड स्मोक कर रहा है उसके वजह से तो जो रूम पे होगा या फिर घर पे जनरली ऐसा लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, तो ऐसा घर पे लोग कम ही स्मोक करते हैं रूम के अंदर, घर के अंदर बाहर ही करके आते हैं। चलो घर पे कर भी रहा होगा, स्टिल वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डायरेक्ट स्मोकर से तो रिस्क बहुत कम है। दूसरा फीमेल्स है, हमारे यहाँ फीमेल्स में एक बहुत हमारा कल्चर ऐसा है कि वो लोग ड्रिंक्स भी नहीं करते, ऐसा नहीं गुटखा खाते, ये सब हैबिट्स भी बहुत कम लोगों के हैं। होंगे 1-2%, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेग्लिजिबल अमाउंट है वो। तो अदरवाइज अगर हमको ये कभी नहीं सोचना है कि सर सब पी रहे हैं, धुआं तो सब बराबर है तो हमको भी हो रहा है तो हम क्या बचे हैं, बराबर ही रिस्क है, बिल्कुल नहीं, रिस्क कम है। जो डायरेक्ट स्मोकर है और जो इनडायरेक्ट स्मोक ले रहा है उसके बीच में 10 गुने का डिफरेंस। तो हमको अपने हम नहीं स्मोक करते, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छा बिहेवियर है हमारा कि हम स्मोक नहीं करते, उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा स्मोक तो एक पार्ट हो गया, अगर आप डाइट अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बाकी बैड हैबिट्स नहीं है, आप अल्कोहल नहीं लेते, तो सीधी बात है आपका इम्यून फंक्शन बहुत शानदार होगा। इम्यून फंक्शन शानदार होगा तो आपको जल्दी कफ एंड कोल्ड नहीं लगेगा, जल्दी लंग्स इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप इसके वजह से होने वाले जो ब्लड प्रेशर में बदलाव है उससे बचे रहेंगे। और एक चीज और देखिए, एक स्मोकर की कहानी देखिए, वो स्मोक भी कर रहा है तो लंग्स का इन्फेक्शन और हार्ट में डिजीज होने का चांस ज्यादा है। और वो अकेला स्मोकिंग बहुत ही कम हो, ज्यादातर लोग स्मोक के साथ ड्रिंक भी करते हैं, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ लेके चलता है। तो उसके साथ तो मल्टीपल फैक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ने का और कोई भी बीमारी होने का, ठीक है ना। तो उसके में तो सब है, उसका उसका डायग्नोसिस करना आसान है। मैं तो आज उनकी बात कर रहा था कि बाय चांस उसको इन्फेक्शन किसी और की वजह से हो गया हो, ठीक है, उन लोगों के लिए। बाकी जो स्मोकर्स हैं उनके में तो कोई दिक्कत नहीं, उनके में तो साफ साफ पता चल जाता है कि इनका क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जो होते हैं जो सब कुछ सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं है बैड हैबिट, उनके में अगर ब्लड प्रेशर पकड़ में नहीं आ रहा है, उनके लिए आज मैंने इंडिकेशन दिया कि शायद किसी और कारणवश जो हमें पकड़ में ना आ रहा हो, वो किडनी और लंग्स का बीमारी हो सकता है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो अच्छे से मेंटेन करते हैं, फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उनका वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करने के हिसाब से वीडियो बनाया गया आज। जी, तो मतलब अपने नमक पर खास ख्याल रखिए। नमक का कंजम्पशन कभी, सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम नमक ज्यादा खा रहे हैं। ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि हमारा जीभ क्या है ना, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो नहीं बदल रहे हैं ना, तो जीभ को बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा कब तक। ये कल्चर, ये जो हैबिट है सर, मैंने राजस्थान में बहुत ज्यादा देखा है। राजस्थानी जो लोग होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड राजस्थान से हैं, तो ये लोग नमक ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूँ क्यों खाते हैं। मैंने आपको बोला था ना, वाटर फॉलो सॉल्ट, उनको मजबूरी ज्यादा नमक खाना ताकि वाटर उनके बॉडी से जल्दी निकले ना, ये वहां का सेफ्टी मैकेनिज्म है। राजस्थान को और मैं बता देता हूँ, राजस्थान में ज्यादातर लोहा पीटने वाले बंजारे होते हैं जो लोहा में काम करते हैं, एकदम भयंकर गर्मी में धकते कोयले के बगल में लोहा पीटते हैं। इतना टेम्परेचर में सर्वाइव कैसे करते हैं, वो नमक की ढेली ना चूसते रहते हैं, अदरवाइज वो तो डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। तो डेफिनेटली राजस्थान में थोड़ा इसका कंजप्शन ज्यादा है। या तो आई होप हमारे सभी व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ ऊटपटांग चीजें नहीं खाई, हैबिट इतनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का डिजीज जो है वो डॉक्टर आपको डायग्नोस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है आपकी किडनी और लंग्स की तरफ और आपके नमक की तरफ। तो अपना हैबिट्स सही करिए, अपने डाइट को अच्छा रखिए, और आई एम होपिंग एवरीबडी विल हैव अ ग्रेट हेल्थ। तो थैंक यू सो मच सर for coming, and I'm really sorry because of my business I'm not so consistent in making videos, so I will try my best. कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा बातें तो करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कब आए। देखिए हमारे पास भले टाइम ना हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी आपस में बातें करते हैं तो ये जरूर बातें करते हैं कि वीडियो कब बनाना है, वीडियो कब आना है। तो हमारे बैकएंड में भी ये चलता रहता है, लेकिन अब कोशिश करेंगे हम लोग ज्यादा अपने आप को पुश करें वीडियो बनाने में। अगर हो साथ में आएंगे तो वीडियो बनेगा ही, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोलो वीडियो भी बनाने की कोशिश करूं, और जो भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन
कि बोलते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो बूँद-बूँद का इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डे बेसिस पे मैं देना चालू करूँगा, ताकि वो थोड़ा-थोड़ा गे नॉलेज जो है आपको कहीं न कहीं अपने डिसीज़न लेने में, इलाज करवाने में, इलाज करने में या फिर कोई भी गलतफ़हमी दूर करने में वो ज़रूर मदद करेगा। मैं कोशिश करूँगा बूँद-बूँद का नॉलेज आपको ज़रूर मैं देता रहूँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।